अच्छा बेटा, अब डे 2 जो है, हम डे 2 का काम शुरू करेंगे और उसमें क्वेश्चन नंबर 2 है इसी एक्सरसाइज का। फर्स्ट डे का काम खत्म हो गया, अब सेकंड डे का हमारे पास है। अब सेकंड डे में हमने अगली एक्सरसाइज करनी है, यानी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कहते हैं सॉल्व ईच इक्वेशन एंड चेक फॉर एक्सट्रानियस सोल्यूशन इफ एनी। अब इसका मतलब क्या है एक्सट्रानियस का? वो कहते हैं इस पिछले सवाल की तरह इसको सॉल्व भी करना है। सॉल्व करने के बाद जो जवाब आया आपका, एक्स की वैल्यू जो आई, अब इसी क्वेश्चन के अंदर जहाँ पे एक्स है उसमें वो वैल्यू पुट कर दें। अगर लेफ्ट और राइट को चेंज नहीं करना, लेफ्ट हैंड साइड में एक्स की वैल्यू पुट करके उसको हल करें, राइट अपनी जगह पर रहने दें, और दोनों का जवाब अगर सेम आ जाए तो समझो सोल्यूशन सेट वही होगा जो एक्स की वैल्यू है। अगर वो डिफरेंट आ जाए तो समझो वो एक्सट्रानियस सोल्यूशन है, वो इस सवाल का हिस्सा नहीं है, यानी कि सोल्यूशन सेट उसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी कि वो एम्प्टी सेट हो जाएगा, उसे हम कह सकते हैं एक्सट्रानियस सोल्यूशन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3x + 4 अंडर रूट इज इक्वल टू क्या है, 2 है। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट है, इसको हमने खत्म करना है क्योंकि जरूरी बात है हमने x फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट को दुश्मन क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया। अब स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, 3x + 4 इज इक्वल टू 2 टाइम 4 हो जाएगा। अब 3x अपनी जगह पे, ये 4, इसको 4 + 4 दर्जे -4, 4 - 4 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब हमने चेक करना है, यानी कि इसी इक्वेशन मैंने बताया ना आपको, जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को दोबारा लिखें और उसमें x की जगह पे 0 पुट कर दें। 0 पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा, 3 × 0 0 + 4 अंडर रूट क्या हो जाएगा, 4 अंडर रूट 4 अंडर 2, तो 2 2 के बराबर हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है तो x वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। क्योंकि x हमारे पास 0 था, ये दोनों सेम है लेफ्ट और राइट चेक करने में, तो हमारे पास जवाब वही होगा जो x का जवाब आया। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, वो यहाँ पे कहते हैं 3 × 2x - 4 अंडर रूट -2 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको हल करेंगे। अब ये 3 जो है ना, 3 × ये 3 अंडर रूट के ऊपर है। अब अंडर रूट के ऊपर कुछ ना हो तो वो अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2, और जब अंडर रूट के ऊपर कोई नंबर हो तो 1 ओवर वही नंबर होता है, यानी कि इसका मतलब ये 3 का मतलब 1/3 है। अब ये -2 को तो ले जाए +2 हो जाएगा। अब टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर लेंगे, क्यूब लेंगे। जब क्यूब लेंगे तो ये क्यूब अंडर रूट खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये अंडर रूट क्यूब का मतलब क्या है, 1/3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, और 2 का क्यूब क्या होता है, 8। तो 2x - 4 इज इक्वल टू 8, 2x इज इक्वल टू 8, इसको उधर ले जाए +4 12 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 12/2, 2 6 टाइम 12 6 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, x की जगह पे ये वैल्यू 6 पुट कर देनी, पुट कर दी। सोल्यूशन ये कि चेक कर रहे हैं क्वेश्चन के अंदर, दोबारा जो है वो क्वेश्चन दोबारा लिखें और उसमें x जो हमारे पास निकला है वैल्यू 6, उसमें वही वैल्यू पुट कर दें। तो पुट करने से क्या हो जाएगा, 2 6 टाइम 12 - 4 अंडर रूट ये क्यूब -2 इज इक्वल टू 0। अब देखो लेफ्ट राइट को चेंज नहीं करना, जैसे लेफ्ट है लेफ्ट में रहने दें, राइट राइट में रहने दें। अब ये क्या हो जाएगा, 8 अंडर रूट 3 हो जाएगा -2, तो 8 अंडर रूट 3 ऑटोमेटिकली 2 होता है, क्योंकि अंडर रूट 3 का मतलब क्या होता है, 1/3, और 2 का क्यूब, 8 को हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं, और ये 1/3, 3 से 3 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। -2 इज इक्वल 0, तो 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0 0, तो हमारे पास ये दोनों सेम आ गए, तो सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, वही 6 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 6, यानी सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट है 5। अब फिर वही बात कहते हैं कि अंडर रूट 3, यानी कि 3 है और उसके ऊपर अंडर रूट है, उसके ऊपर 3 है, 2x + 3 और इज इक्वल टू ये भी वही x - 2। अब दोनों में वही क्यूब है, तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, तो खत्म हो जाएगा क्यूब, तो सिंपल आ जाएगा 2x + 3 इज इक्वल टू x - 2। अब 2x इसको इधर ले आए -x हो जाएगा, और ये -2 इधर उसको ले जाए तो -3 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5। वो दोबारा वही -5 लेफ्ट में भी राइट में पुट कर लें, चेक करने के लिए पुट कर दिया। अब ये क्या हो जाएगा, -10 + 3, तो ये -7 अंडर रूट 3 आ जाएगा, और इसको जब करेंगे ये भी -7 अंडर रूट 3, दोनों सेम आ जाएंगे, तो सोल्यूशन सेट वही बरकरार रहेगा, x इज इक्वल टू -5। अब नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है, पार्ट नंबर 7 है 2t + 6। अब t हो, x हो, y हो, जो भी वेरिएबल हो, तो वही वेरिएबल अननोन होते हैं और वही फाइंड करना होता है। 2t + 6 अंडर रूट इज -2t - 5 अंडर रूट इज इक्वल टू 6। अब क्या करेंगे, माइनस उसको ले जाए प्लस हो जाएगा, दोनों अंडर रूट आ जाएंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, खत्म हो जाएगा स्क्वायर अंडर रूट, तो 2t + 6 और 2t - 5। अब 2t इसको इधर ले जाएँ, इसको भी इधर -2t हो जाएगा, और ये -5 इधर आके -6। अब 2t - 2t 0 इज इक्वल टू -11। अब ये दोनों हैं ही सही, इसमें तो x ही नहीं है, यानी कि t इसमें जवाब में भी नहीं आ रहा, तो ये हमारे पास क्या होगा, नॉट पॉसिबल होगा। डे 2 में हम इससे अगले जो है वो 2-3 जो क्वेश्चन हैं, जिनमें 1-2 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी हैं और एक थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी एक क्वेश्चन है, वो हम पढ़ेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। देखिए, एक छोटा सा एक एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन है। टेक अ रबर बैंड
कोई भी एक, जैसा कि हम रबर बैंड, ये अक्सर बच्चियों के बालों को भी क्लिप करने के लिए रबर बैंड यूज़ किया जाता है, जिसमें लचक होती है, इलास्टिसिटी होती है। टेक अ रबर बैंड, कंस्ट्रक्ट अ बैलेंस ऑफ योर ओन, आप अपनी तरफ से एक बैलेंस यूज़ उसको हम उसका एक बनाएं यूजिंग अ रबर बैंड, उस रबर बैंड को यूज़ करते हुए। चेक टू एक्यूरेसी बाय वेइंग वेरियस ऑब्जेक्ट्स, आप मुख्तलिफ आपको वेट्स का पता हो, ठीक है, कि ये इतने ग्राम का है, ये इतने ग्राम का है, आप उसके साथ उस रबर बैंड के नीचे वाले सिरे के साथ आप उसको हैंग करके और साथ में पॉइंटर जो है वो आप लगाएंगे। ये देखें, ये मैंने एक डायग्राम इसके साथ अटैच किया है, ये देखें, यहाँ पर तो स्प्रिंग यूज़ किया गया ना, आप इसको स्प्रिंग को हटा के इस जगह पे रबर बैंड को अप्लाई कर दें, ठीक है। और ये मिलते हैं, ठीक है, किसी भी साइंटिफिक स्टोर से मिलते हैं, आप पता करवा के वहाँ से ले भी सकते हैं। इस पूरे के पूरे इसको एक एक्सटेंशन जो है, एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग डिपेंड्स अपॉन द लोड, ये लोड है, ये स्प्रिंग है। अब जितना आप लोड इसके ऊपर बढ़ाते जाएंगे, ये एक्सटेंशन इसके अंदर आती जाएगी, ये खींचता जाएगा, नीचे होता जाएगा, ठीक है। और ये जो साथ में स्केल लगा हुआ है, इसके ऊपर वेट की जो है वो वैल्यूज़ दी हुई हैं। अब जब आप इसके ऊपर 10 ग्राम अटैच करेंगे, रबर बैंड की बात हो रही है, ये स्प्रिंग की बात नहीं हो रही, रबर बैंड की बात हो रही है। ये खुद से आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं समझने के लिए कि आप किसी भी बॉडी का वेट कैसे आप मालूम कर सकते हैं इलास्टिक बॉडी को यूज़ करते हुए। रबर को यूज़ किया, रबर बैंड को, उसके साथ ये वेट, आप एक वेट को हैंग करेंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट ये जो पॉइंटर है ना, ये जितना उसका वेट होगा उतने ही वैल्यू पे जाके वो रुकेगा इस पॉइंटर के ऊपर। ये एक समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए ये दिया गया है ये क्वेश्चन, कि आप उसको कैसे इसको समझ सकते हैं। देखिए मैं आपके सामने पढ़े देता हूँ। टेक अ रबर बैंड, हैंग इट विद द हुक, उसको एक हुक के साथ हैंग किया। देन पॉइंटर इज अटैच्ड एट द लोअर एंड ऑफ इट, एक पॉइंटर और उसके साथ एक आप कोई भी कील जो है वो अटैच कर सकते हैं बिल्कुल उसके आखिरी एंड में। विद अ स्केल इन फ्रंट ऑफ पॉइंटर, एक स्केल जो कि वेट शो कर रहा हो उसके सामने वो आप अटैच कर दें, ठीक है। दीवार में भी उसको स्केल को लगा सकते हैं और उस के बिल्कुल सामने उस पूरे के पूरे इस apparatus को लगा सकते हैं। डिफरेंट नोन वेट्स आर सस्पेंडेड एट लोअर एंड ऑफ द रबर बैंड, अब रबर बैंड के साथ मुख्तलिफ जो है वो आप वेट जो है वो हैंग कर सकते हैं। ये देखें, ये जैसा कि ये हैंग हुआ है। अब ये देखें, पॉइंटर पोजीशन ऑन स्केल आर मार्क्ड फॉर ईच डिफरेंट नोन वेट्स, जहाँ पर वो पॉइंटर पोजीशन आएगी वहाँ पर आपने उसको मार्क कर देना है कि इस वेट को जो हमने हैंग किया था इसका इतना है वेट, ठीक हो गया। या फिर ये जो स्केल है, ठीक है, इस स्केल को आप क्या कर लें, एक्सटेंशन के लिए यूज़ करें। आप इसको वेट के लिए यूज़ ना करें, आप इसको एक्सटेंशन के लिए यूज़ करें। ये मीटर है, मीटर रूल है फॉर एग्जांपल। अब जितनी आपने वेट यहाँ पर हैंग किया है ना, तो ये स्प्रिंग एक्सटेंड हुआ है, ठीक है। स्प्रिंग जैसे एक्सटेंड होगा तो उसकी एक्सटेंशन जो होगी, जो उसकी ओरिजिनल लेंथ होगी, वो आपने पहले मेजर कर लेनी है कि ये इतनी लेंथ का है। जब आपने वेट को हैंग करना है ना, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी लेंथ में इजाफा होता जाएगा, वो लेंथ में तब्दीली आती जाएगी, वो डेल्टा एल टाइम जो है वो बढ़ता जाएगी उसकी। अब ये पॉइंटर उसको बताएगा। 10 ग्राम आपने अटैच किया तो ये पॉइंटर खींच के नीचे आएगा, फिर आपने 10 और अटैच किया तो ये पॉइंटर खींच के नीचे आ जाएगा, और फिर वो स्प्रिंग की टोटल यहाँ से लेकर और जहाँ तक वो पॉइंटर की पोजीशन होगी वहाँ तक वो उसकी एक्सटेंशन को बताएगा। लेकिन पहले आपने उसकी जो ओरिजिनल लेंथ होगी ना उस स्प्रिंग की, वो आपने इधर मार्क कर देनी है, ठीक है, कि ये इतने मीटर का है, फॉर एग्जांपल इतने सेंटीमीटर का, फॉर एग्जांपल वो 20 सेंटीमीटर का है, ठीक है। जब आप वेट हैंग करेंगे तो वो पॉइंटर नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। पॉइंटर जैसे जैसे नीचे आता जाएगा तो वो एक्सटेंशन जो है वो डेल्टा एल जो है वो शो होती जाएगी। ये देखें, पॉइंटर पोजीशन ऑन स्केल आर मार्क्ड फॉर ईच डिफरेंट नोन वेट्स, इट इज़ अ कैलिब्रेशन ऑफ स्केल फॉर वेट मेजरमेंट। मतलब ये एक तरीक़ाकार है,
इस स्केल की मदद से आप एक तो इस स्प्रिंग की एक्सटेंशन को भी मेजर कर सकते हैं कि कितनी उसकी लेंथ में डेल्टा एल टाइम जो है वो तब्दीली आई है, ठीक है, और उसकी ओरिजिनल लेंथ से वो कितनी डेल्टा एल टाइम जो है वो इंक्रीज हुआ है वेट को तब्दील करते हुए। ये एक छोटा सा एक एक्सपेरिमेंटल जो है वो एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके पास एक प्रूव क्वेश्चन है। ये एक साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया था, जिसको अभी हमने ऊपर पढ़ा कि हुक्स लॉ में स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन इक्वल टू कांस्टेंट होता है। वही कांस्टेंट जो है वो यहाँ पर मॉडुलस के तौर पर, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के तौर पे यहाँ पर डिफाइन किया गया है। ये साइंटिस्ट का नाम है यंग्स, उसने इसके बारे में एक्सप्लेन किया था। यंग्स मॉडुलस, द रेशो ऑफ स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस। ये ऊपर मैंने आपको डिफाइन किया है हुक्स लॉ में, ये वही डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है। रेशो ऑफ स्ट्रेस, आप स्ट्रेस को टेंसाइल स्ट्रेन, मतलब जब आप लेंथ में किसी भी बॉडी की तब्दीली लेकर आते हैं वो टेंसाइल स्ट्रेन कहलाता है, स्ट्रेस जब आप अप्लाई करते हैं। तो जब रेशो, इन दोनों की रेशो, इन दोनों की डिवीजन, वो आपके पास क्या कहलाती है? यंग्स मॉडुलस कहलाती है। मैथमेटिकली आप इसको यूँ लिख सकते हैं, ये कांस्टेंट है वाई, यंग्स के जो है वो पहले अल्फ़ाबेट को यूज़ किया गया, y इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय टेंसाइल स्ट्रेन। अब देखें यहाँ पर लेट डेल्टा एल बी द चेंज इन द लेंथ ऑफ रॉड। रॉड यहाँ पर यूज़ की गई है और रॉड की लेंथ में तब्दीली लाई गई है बाय अप्लाइंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स, तो वो डेल्टा एल। तो डेल्टा एल को आप क्या कैसे लिखते हैं? इक्वल टू ये एक्चुअल लेंथ होती है जो उस बॉडी की अपनी होती है, माइनस ये लेंथ जो होती है ना, ये एल, ये जहाँ से आपने उसको खींचा और आखिरी पॉइंट तक लेकर गए, ये टोटल कुल मिला के ये एल होता है, कैपिटल एल, माइनस ये जो एल ओ है ये ओरिजिनल लेंथ है। मतलब अगर स्प्रिंग की लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर, और जब आपने उसके ऊपर फोर्स लगाई तो वो कुल मिला के चली गई 15 सेंटीमीटर तक। तो ये टोटल 0 सेंटीमीटर से लेकर 15 सेंटीमीटर तक जो है वो लेंथ क्या है? ये एल कंसिडर की जाएगी, ठीक है। और 10 से आगे जो 5 सेंटीमीटर है ना, वो आपके पास क्या होगी? डेल्टा एल होगी। 5 सेंटीमीटर क्या होगी? डेल्टा एल। टोटल कितनी है? 15, उसमें से 10 कितनी है? ये ओरिजिनल लेंथ है, और 15 टोटल कितनी हो जाएगी? एल। और डेल्टा एल क्या होगी? ये जो 10 से आगे 11, 12, 13, 14 और 15, ये 5 सेंटीमीटर क्या है? ये चेंज इन लेंथ है। इधर देखें, स्ट्रेस आपके पास क्या है? स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। फोर्स जिस एरिया पे लगती है वो आपके पास फार्मूला ये हो गया। टेंसाइल स्ट्रेन को आप लगाएंगे, ये देखिए डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एक्चुअल जो मतलब चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ है ना, तो फिर आपने डेल्टा एल की जगह पे आपने क्या लगा देना है? एल माइनस एल नॉट और डिवाइड बाय एल नॉट। नॉट मैं बोलता हूँ तो ये नॉट भी बोला जाता है, एल ओ भी बोल सकते हैं, आप जो मर्जी इसको बोलें। ये देखें डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल ओ। अब आप इस फार्मूले को और स्ट्रेस के फार्मूले को आप पहले फर्स्ट फार्मूले में पुट कर दें, y इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय टेंसाइल स्ट्रेन। स्ट्रेस की जगह पे आपने फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया लिख दिया, और स्ट्रेन की जगह पे आपने डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल ओ लिख दिया। अब ये जो थर्ड फॉर्म है ये ऊपर आ जाएगी इधर फोर्स के साथ, F मल्टीप्लाई बाय एल ओ, और ये जो इसकी सेकंड फॉर्म है ये एरिया ये नीचे डिवाइड के डेल्टा एल के साथ आ जाएगा। तो आपके पास जो फार्मूला यंग्स मॉडुलस का बना है वो एफ एल ओ डिवाइडेड बाई ए डेल्टा एल, और जो यंग्स मॉडुलस का की यूनिट बनती है, ये देखिए एसआई यूनिट ऑफ यंग्स मॉडुलस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बनती है। क्यों? ये फोर्स न्यूटन हो गई, ये लेंथ है, ये भी लेंथ है, दोनों कैंसिल हो जाएगी, तो ये एरिया और एरिया की यूनिट क्या बन जाएगी? मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बन जाएगी। एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि हाउ लिक्विड इज पुश अप द स्ट्रॉ। लिक्विड के अंदर, ये जो स्ट्रॉ के अंदर जो लिक्विड होता है, जब आप डब्बे के अंदर, जूस के डब्बे के अंदर स्ट्रॉ डालते हैं और उसको खींचते हैं, तो वो कैसे स्ट्रॉ के अंदर लिक्विड ऊपर आता है? ये देखिए, व्हेन एयर इज सक्ड थ्रू स्ट्रॉ with its other end dipped in a liquid, the air pressure in the straw decreases। जब आप
स्ट्रॉ का एक हिस्सा मुंह के साथ लगा के और उसको खींचते हैं ना, तो उस वक्त जो हवा होती है उसके अंदर वो खींच के आपके मुंह के अंदर चली जाती है। अब जो उसका अंदर का प्रेशर है ना वो ख़त्म हो गया, डिक्रीज हो गया। स्ट्रॉ के अंदर और डब्बे के अंदर जो हवा थी वो आपने खींची स्ट्रॉ के थ्रू, तो जैसे ही आप खींचेंगे तो जो हवा का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, बाहर का जो दबाव है, वो डब्बे के ऊपर पड़ता है और वो पिचक जाता है। दिस कॉजेज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू पुश लिक्विड अप स्ट्रॉ। वो जैसे ही डब्बे के ऊपर प्रेशर पड़ता है तो जितना डब्बे के अंदर लिक्विड होता है वो स्ट्रॉ के थ्रू किधर आ जाता है, आपके मुंह के अंदर आ जाता है। ये बड़ा इजी सा एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आप इसको एक्सपेरिमेंटली कर भी सकते हैं। जूस का डब्बा लें और उसमें स्ट्रॉ डाल के और उसको खींचें तो ऑटोमेटिकली जूस जो है वो आपके मुंह के अंदर आएगा। वो कैसे आएगा वो मैंने आपको बताया है कि जैसे ही आप उसको खींचेंगे तो हवा क्या हो जाएगी, वो स्ट्रॉ के अंदर और डब्बे के अंदर ख़त्म हो जाएगी, तो प्रेशर डिक्रीज हो गया। तो जो बाहर का प्रेशर है ना वो डब्बे के ऊपर पड़ता है और जो लिक्विड उसके अंदर होता है वो किधर आता है, वो स्ट्रॉ के थ्रू आपके मुंह के अंदर आ जाता है। मैंने आपको पिछली HOD क्लास में पढ़ाया था कि हाइड्रोमीटर क्या होता है। हाइड्रोमीटर बेसिकली एक ऐसी डिवाइस है जो डेंसिटी ऑफ लिक्विड को जो है वो मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वाई हाइड्रोमीटर इज कॉल्ड एसिड मीटर। अब जब आप एसिड के अंदर जो लिक्विड होता है, ये एसिड, इसके अंदर एसिड की मिकदार को जब आप मेजर करने लगेंगे तो जाहिर सी बात है आप हाइड्रोमीटर को यूज़ करेंगे। वन टाइप ऑफ हाइड्रोमीटर इज यूज टू मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इन अ बैटरी इज कॉल्ड एसिड मीटर। ठीक है, एक ऐसा हाइड्रोमीटर है जो कि एसिड के अंदर जो एसिड होता है, ये जो एसिड लिक्विड होता है, पूरा सोल्यूशन होता है ना, तो उसके अंदर जो एसिड की मिकदार होती है उसको मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसको हम उस हाइड्रोमीटर को क्या बोलते हैं, एसिड मीटर बोलते हैं। और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है, क्योंकि जब ये जो बैटरी हम UPS के साथ लगाते हैं उसमें एसिड की कंसंट्रेशन को चेक करने के लिए जो है वो एक हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, उसको हम एसिड मीटर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि हाउ इफेक्टिवनेस ऑफ ए स्मॉल फोर्स इज इंक्रीज्ड व्हेन एक्शन एरिया ऑफ फोर्स इज रिड्यूस्ड। कहने का मकसद इस क्वेश्चन में क्या है, वो ये कहता है कि अगर आप क्रॉस सेक्शनल एरिया जिस पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसको आप रिड्यूस करते हैं तो फिर फोर्स कैसे ज़्यादा हो जाती है और उसकी वजह से प्रेशर कैसे बढ़ता है। देखिए ये फार्मूला आपके सामने, और फार्मूले की मदद से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह आप एरिया को अगर डिक्रीज करें तो प्रेशर बढ़ता है। उन दोनों की एक दूसरे के साथ जो एक ताल्लुक है, एक रिलेशनशिप है, उसको आप चेक करें। व्हेन फोर्स इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू ए सरफेस एरिया इट एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन दैट सरफेस इक्वल टू द रेशियो ऑफ फोर्स एंड एरिया। मतलब फोर्स और एरिया को डिवाइड करके आपको प्रेशर मिलेगा, वेयर फोर्स इज F इज द फोर्स एंड A इज द सरफेस एरिया। हेंस अब ये फार्मूला देखें, यहाँ पर आपको बड़ी बात आसानी से समझ आएगी। प्रेशर जो है वो इक्वल टू फोर्स है, लेकिन प्रेशर जो है वो एरिया के इनवर्स इक्वल है। इनवर्स मतलब आप एरिया को रिड्यूस करेंगे ना तो प्रेशर बढ़ जाएगा, एरिया को रिड्यूस करेंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब एरिया रिड्यूस होगा और फोर्स इंक्रीज हो जाएगी। ये मेरी हथेली की तरफ देखें, ये मैंने इसको रखा यहाँ पर, इस टिप को, ये अब टिप है। अब इस टिप के नीचे जो एरिया है ना ये बहुत कम है, बहुत कम एरिया है। अब जैसे मैं यहाँ से फोर्स को इंक्रीज करूँगा ऑटोमेटिकली प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यही बात मैं आपको यहाँ पर समझाना चाह रहा हूँ कि प्रेशर जो है वो फोर्स के बराबर होगा, और जब फोर्स बढ़ेगी एरिया रिड्यूस हो जाएगा तो प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। इफ द सरफेस एरिया बिकम्स स्मॉलर द प्रेशर बिकम्स लार्जर एंड वाइस वर्सा। इधर देखिए P इज इक्वल टू 1/A है, जब एरिया कम करेंगे तो प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। Dear students, now start day 2 of your third class of HODs for the subject of biology. And we had started chapter 7 bioenergetics. अब हम शुरू करते हैं आपकी थर्ड क्लास ऑफ HODs का डे 2 का टास्क, और बायोएनर्जेटिक्स का चैप्टर पढ़ रहे थे हम। देखते हैं कि आज हमारा कौन सा टॉपिक है। आज का टॉपिक है ATP, द सेल एनर्जी करेंसी। ATP जो वर्ड है इसका मतलब है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट।
तो आज मैं आपको ATP का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करूँगी। ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, द सेल एनर्जी करेंसी, ये सेल की करेंसी है। जिस तरह आपके मुल्क की एक करेंसी है रुपीज़, कुछ किसी और कंट्री की कोई और करेंसी है, तो इसी तरह आपकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की करेंसी क्या है? ATP। ATP के बगैर कोई प्रोसेस नहीं हो सकता। जिस तरह आपको किसी मुल्क में सर्वाइव करने के लिए, वहाँ की सर्विसेज अवेल करने के लिए, वहाँ से चीज़ें खरीदने के लिए वहाँ की करेंसी चाहिए। अगर पाकिस्तान की करेंसी जाके आप अमेरिका में यूज़ करने की कोशिश करेंगे तो वो कभी भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसी तरह और आपको पता है ना कि करेंसी की क्या इंपॉर्टेंस है, कहीं भी रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए आपको पैसे चाहिए। तो इसी तरह आप समझे कि आपकी बॉडी की करेंसी मतलब पैसे क्या है? ATP, तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। तो उनमें कोई भी प्रोसेस हो ही नहीं सकेगा जब तक हम ATP को खर्च नहीं करेंगे। तो अब करेंसी से आपको आइडिया हुआ होगा, ATP की अहमियत का आपको आइडिया होगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल है फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो डिस्कवरी हम इसको देखते हैं। ATP वाज द स्ट्रक्चर ऑफ ATP वाज discovered in 1929 by Carl Loman. Fritz Lipman proposed this molecule as a main energy transformer and got Nobel Prize in 1941. तो इन दो रिसर्चर्स ने काम किया था और लिपमैन ने इसको बताया था कि ये भाई मेन एनर्जी ट्रांसफार्मर मॉलिक्यूल है और उसको 1941 में नोबेल प्राइज़ मिला था। इसके कंपोनेंट्स देखते हैं। ATP का जो मॉलिक्यूल है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसके 3 सब यूनिट हैं। एक एडिनिन, राइबोज एंड फॉस्फेट ग्रुप। आगे डायग्राम में मैं आपके इसके स्ट्रक्चर 1 बाय 1 एक्सप्लेन करती हूँ। एडिनिन एक डबल रिंग नाइट्रोजीनियस बेस है। राइबोज एक 5 कार्बन शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है, और इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 5 है। और फॉस्फेट ग्रुप, अब आपको यहाँ से ये पढ़ के समझ नहीं आएगी, बहरहाल यहाँ पे आपने ये याद रखना है कि ये 3 कंपोनेंट्स हैं ATP के। इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं। ये ATP का स्ट्रक्चर आपके सामने है। ये ब्लू स्ट्रक्चर में जो आपको नज़र आ रही है ना चीज़, ये एडेनिन है। ये डबल रिंग है, आपको एक इसका 6 कॉर्नर्ड शेप नज़र आ रही होगी और एक पेंटागन नज़र आ रही होगी। ये 2 इसके अंदर हैं और इस रिंग में कहीं कहीं नाइट्रोजन होता है, लेकिन आपको 9th के लेवल पे इसका स्ट्रक्चर याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक एक मॉलिक्यूल, इसलिए इस तरह की सिंपल डायग्राम आपके सामने बनाई है। तो ये एक एडिनिन नाइट्रोजीनियस बेस है जो डबल रिंग है, जिसमें 2 रिंग है। और ये जो पर्पल स्ट्रक्चर में आपको नज़र आ रहा है, ये एक राइबोज है और ये 5 कार्बन कार्बोहाइड्रेट है। इसमें ये यहाँ पे नंबर 1 कार्बन है, यहाँ पे नंबर 2 कार्बन है, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5 कार्बन ये इस जगह पे ऑक्सीजन मौजूद है इस टॉप पे। तो ये एक पेंटागोनल शेप हमारे पास है। कार्बन नंबर 1 ऑफ एडिनिन के, कार्बन नंबर 1 ऑफ राइबोज के साथ कौन अटैच होता है? एडिनिन। और इनके दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है? कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये तीनों कंपोनेंट्स आपको नजर आ रहे हैं और ये 3 फॉस्फेट ग्रुप इसके पास मौजूद है। कार्बन नंबर 5 के साथ बॉन्ड करता है फॉस्फेट ग्रुप और पहले फॉस्फेट ग्रुप के साथ दूसरा फॉस्फेट ग्रुप बाइंड करता है और दूसरे फॉस्फेट ग्रुप के साथ तीसरा फॉस्फेट ग्रुप बाइंड करता है। तो ये आपके सामने ATP का स्ट्रक्चर मौजूद है, जिसके कंपोनेंट्स किस तरह से लिंक हैं और ये इनके दरमियान कोवेलेंट लिंकेज होता है। और एक बात याद रखिएगा कि राइबोज जो है 5 कार्बन कंपाउंड है। एक और बात बताऊं कि ये जो फॉस्फेट के दरमियान बॉन्ड है, फॉस्फेट बॉन्ड, ये हाई एनर्जी बॉन्ड है और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की तमाम एनर्जी इस बॉन्ड के अंदर मौजूद होती है। और ये फॉस्फेट बॉन्ड भी हाई एनर्जी बॉन्ड है और इसकी तमाम एनर्जी इधर मौजूद होती है। ये 3 कंपोनेंट्स भी बता दिए और स्ट्रक्चर भी एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे लिंक है। और जब भी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने साथ ये स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना है। तो स्ट्रक्चर ऑफ ATP, अब इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ATP molecule is formed by covalent linkage of adenine to 3-phosphate group and 3-phosphate group with 1 carbon atom and 5 carbon of ribose respectively. बिल तरतीब जो बात मैंने ये लिखी है ये मैं अभी आपको समझा के आई हूँ। कह रहे हैं कि ATP का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, जब 1 कार्बन एटम राइबोज का किसके साथ बाइंड करे? एडिनिन के साथ। और 5 कार्बन एटम राइबोज का किसके साथ बाइंड करे? 3 फॉस्फेट ग्रुप्स के साथ। तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसे क्या कहते हैं? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अच्छा एक बात और मैं आपको बताऊं, अगर एक फॉस्फेट मौजूद होगा तो इसको हम कहेंगे एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अगर 2 फॉस्फेट प्रेजेंट होंगे तो हम इसको कहेंगे एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और अगर 3 फॉस्फेट मौजूद होंगे तो इसको हम कहेंगे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मोनो फॉर 1,
डाईफोर 2 एंड ट्राईफोर 3। और ये कैसे बनता है? जब ये वाले बॉन्ड्स टूटते हैं, जब पहला बॉन्ड टूटता है तो एक फॉस्फेट अलग हो जाता है। तो ये 3 तरह की एटीपी की फॉर्म्स आपके ब्लड में, आपकी बॉडी में सर्कुलेट कर रही होती हैं, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डाईफॉस्फेट, ट्राईफॉस्फेट, और इनको शॉर्टली हम लिखते हैं एडीपी, एएमपी, एटीपी। लेकिन ये बेसिक जो स्ट्रक्चर है ये मेंटेन रहता है एटीपी का, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि फॉस्फेट ग्रुप टूटते हैं, तो ये जो फॉस्फेट ग्रुप जब टूटते हैं, द एनर्जी रिलीज व्हेन वन फॉस्फेट बॉन्ड इज ब्रोकन डाउन इज 3.7 किलो कैलोरीज पर मोल, जो कि क्या है 7300 कैलोरीज पर मोल। जब एटीपी का बॉन्ड टूटता है तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है? 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल। ये देखते हैं स्ट्रक्चर दोबारा। क्या मैंने आपको बताया, ये वाला बॉन्ड पहला टूटेगा तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी? 7.3 किलो कैलोरीज। जब दूसरा बॉन्ड टूटेगा तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी? 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी रिलीज होगी पर मोल। तो हाई एनर्जी बॉन्ड है फॉस्फेट बॉन्ड, हाई एनर्जी बॉन्ड है, और जितनी एनर्जी एटीपी की मौजूद है वो फॉस्फेट बॉन्ड के अंदर मौजूद है। फॉर्म्स ऑफ एटीपी, जैसे कि स्ट्रक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि इट एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स। एटीपी जब 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच हों तो उसका नाम क्या होगा? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एडीपी एडिनोसिन डाईफॉस्फेट। एएमपी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। सबसे ज़्यादा पार कौन सी एनर्जी में है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। जिस तरह आपके नोट होते हैं ना, एक 5000 का, एक 1000 का, एक 500 का, तो एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट को समझें कि ये 5000 का नोट है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है। अगेन दोबारा वही इसकी फॉर्म्स के लिए कि ये एएमपी है, ये एडीपी है, और अगर 3 फॉस्फेट मौजूद हों तो ये एटीपी है। फंक्शंस ऑफ एटीपी, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एटीपी आपकी बॉडी के लिए करता क्या है? एटीपी इज़ द मेन एनर्जी सोर्स फॉर मेजॉरिटी ऑफ सेलुलर फंक्शन। आपकी बॉडी के तमाम फंक्शंस के लिए एनर्जी सोर्स क्या है? एटीपी। आप मुझे बताएं, आप घर से बाहर निकलें, आपने कोई छोटी सी चीज़ भी ख़रीदनी है, अगर आप पैसे नहीं देंगे दुकान वाले को तो वो आपको देगा। अगर आपने ट्रांसपोर्ट अवेल करनी है तो भी आपको क्या चाहिए? पैसे। आपने कोई ख़रीदारी करनी है, डॉक्टर के पास जाना है, कुछ भी काम करना है तो आपको क्या चाहिए? करेंसी चाहिए। इसी तरह आपकी बॉडी के अंदर तमाम एक्टिविटीज़ के लिए क्या चाहिए? एटीपी। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल। लार्ज साइज मॉलिक्यूल को बनाने के लिए आपकी बॉडी के अंदर भी क्या चाहिए? एटीपी। लाइक डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन। तो आपकी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस, डीएनए, आरएनए फॉर्मेशन में भी क्या चाहिए होता है? एटीपी। इट इज़ एसेंशियली रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। जो आपके ब्रेन से मैसेज कन्वे हो रहा है आपकी पूरी बॉडी के सेल्स में, तो वो क्या है? नर्व इम्पल्स। नर्व ट्रांसमिशन भी एटीपी के यूज़ के बगैर नहीं होती, और आपकी पूरी बॉडी वर्क नहीं कर सकती अगर ब्रेन और बॉडी के दरमियान कोऑर्डिनेशन नहीं होगी। एटीपी मीडिएट्स मूवमेंट ऑफ मटीरियल्स विद इन and outside of the cell for lower concentration to higher concentration। सेल के अंदर या सेल से बाहर कोई चीज़ भेजनी है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ भेजनी है, तो इसमें भी क्या रिक्वायर होगा? एटीपी। और आपको पता है कि इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और ये प्रोसेस आपने पढ़ा है अपने 4th चैप्टर में, प्री 9th में जब आपने 4th चैप्टर पढ़ा था तो उसमें आपने पढ़ा था। इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस। सेल से कोई चीज़ बाहर जानी है, एक्सो आउटसाइड ऑफ द सेल एंड एंडोसाइटोसिस इनसाइड ऑफ द सेल। सेल से कोई चीज़ बाहर जानी है या सेल के अंदर आनी है, उसके लिए भी हमें क्या चाहिए? एटीपी। तो आज जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया है एटीपी का काफ़ी डिटेल में, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस आपके सामने। एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एटीपी। आप इस लेक्चर में से भी पॉइंट्स नोट कर सकते हैं जो मैंने एक्सप्लेन किए हैं, जो आपके सामने है, वो सारे हेडिंग्स आप लिख सकते हैं, तो आपके पास क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आप लिख नहीं सकते तो आपकी बुक का पेज 119 पे इस पूरे क्वेश्चन का आंसर मौजूद है, उसको रीड करें और इसका आंसर लिखें और आज के दिन इस टॉपिक को तैयार करें। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 3rd HOD क्लास में डे 2 से जो है इसका आगाज़ करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से हम इसका आगाज़ करेंगे। आए चलते हैं जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 से आज डे 2 का आगाज़ करते हैं। राइट अ डिटेल नोट ऑन मेन कंपोनेंट्स ऑफ द वर्ड विंडो। वर्ड विंडो की मेन कंपोनेंट्स कौन से होते हैं इनके बारे में पढ़ते हैं। एक तो है क्विक एक्सेस टूल बार। ये जो है ये टॉप लेफ़्ट कॉर्नर ऑफ द वर्ड विंडो पे मौजूद होता है। अगर आप सबसे टॉप पर जाएं तो बिल्कुल उल्टे हाथ की तरफ जो है वो क्विक एक्सेस टूल बार जो है वो मौजूद होगा, जिसके अंदर क्या चीज़ें मौजूद होंगी? इट प्रोवाइड
easy access to commonly used save, undo, redo कमांड, जिसमें रहते हुए आप किसी भी प्रोग्राम को सेव भी बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। अगर कोई आपने चेंजिंग की है और उस चेंज को दोबारा से ओवरकम करना चाहते हैं, यानी तब्दीली नहीं करना चाहते, तो सिर्फ अंडू का बटन दबाएंगे तो ये तमाम तब्दीलियाँ वापस हो जाएंगी। और रीडू के उसमें भी है कि अगर आप चाहते नहीं वो दोबारा से वापस हो जाए, जो मैंने तब्दीलियाँ की थी वही ज़्यादा बेहतर थी, तो फिर दोबारा रीडू का बटन दबाएंगे तो वो चीज़ें दोबारा उसी फॉर्मेट में वापस आएंगी। ये क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर ये चीज़ें मौजूद होती हैं। रिबन मौजूद होगा वर्ड प्रोसेसिंग के प्लेटफॉर्म के अंदर, सामने जो एरिया है उसके अंदर। और ये कहाँ पे मौजूद होता है? इट इज़ लोकेटेड बिलो टू द टाइटल बार। ये टाइटल बार पे से नीचे जो है ये मौजूद होगा, जिसके अंदर आप टैब्स, ग्रुप्स और कमांड्स जो हैं वो तमाम उसके अंदर मौजूद होंगी। और टैब्स इन रिबन सच इज़ द फाइल एंड द होम एंड द इंसर्ट पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू मौजूद होता है। अगर आप बिल्कुल टॉप पर देखें क्विक एक्सेस टूल बार, उससे बिल्कुल नीचे जो है वो रिबन मौजूद होता है और वहाँ टाइटल बार पे ये तमाम ऑप्शंस जो है मौजूद होते हैं। और इन तमाम ऑप्शंस के अंदर भी बहुत ज़्यादा कमांड्स जो हैं वो मौजूद होती हैं। रिबन जो है वो सेकंड ऑप्शन के तौर पे सामने आता है इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एप्लीकेशन के अंदर, जहाँ हम टॉप पर उसको देखते हैं। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार की बात करें, अगर आप पूरे विंडो को देख रहे हैं तो बिल्कुल इस तरह वर्टिकली बार मौजूद होता है, जिससे आप पेज को ऊपर और नीचे कर सकते हैं। और इसी तरह हॉरिजॉन्टली बार बिल्कुल नीचे मौजूद होता है और ऊपर भी कभी कभार सामने शो कर सकते हैं आप उसको। तो आप उसकी मदद से अपने पेज को लेफ़्ट एंड राइट जो है वो मूव बआसानी कर सकते हैं। वर्टिकल स्क्रॉल बार इज लोकेटेड एट द राइट एज ऑफ द डॉक्यूमेंट विंडो एंड यूज फॉर द स्क्रॉल डाउन एंड अप टू द document. Or horizontal scroll bar appears automatically at the top of the bottom of the document window and the use of the scroll right and left the document. Status bar क्या है? It is located at the bottom of the document window above the Windows task bar. ये status bar जो है वो बिल्कुल डॉक्यूमेंट के बॉटम में विंडो के मौजूद होता है, विंडोज टास्क बार से थोड़ा सा ऊपर। और इट प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट सच इज द करंट पेज, द टोटल नंबर ऑफ द पेजेस एंड द वर्ड ऑफ द डॉक्यूमेंट। इस एरिया के अंदर क्या चीज़ें मौजूद होती हैं? इस एरिया में ये एरिया बताता ही है कि आप जिस पेज के ऊपर टाइप कर रहे हैं वो पेज नंबर क्या है, टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, और वर्ड्स जो है आप डॉक्यूमेंट्स में लिख रहे हैं उसकी तादाद कितनी है। ये चीज़ें इसके अंदर मौजूद होती है। इट आल्सो कंटेन द जूम इन एंड जूम आउट ऑफ द बार। आप जूम भी कर सकते हैं, उसको बड़ा भी कर सकते हैं अल्फाजों को, और जूम आउट यानी बड़ा करने के बाद उधर से वापस भी हो सकते हैं, यानी जूम आउट भी कर सकते, कम भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। लिस्ट द स्टेप्स टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, कि अगर आप नया डॉक्यूमेंट जो है वो बनाना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर रहते हुए तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्लिक द फाइल टैब। फाइल टैब जो है वो आपका मौजूद होगा रिबन के अंदर, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के नतीजे में पॉप डाउन मेन्यू जो है वो अपेयर होगा। पॉप डाउन मेन्यू भी कह सकते हैं, इसे पुल डाउन मेन्यू भी कह सकते हैं। तो अगले इसमें लिखा हुआ है क्लिक न्यू इन द पुल डाउन मेन्यू। तो जैसे ही पुल डाउन मेन्यू अपेयर होगा या पॉप डाउन मेन्यू अपेयर होगा, उसमें सबसे टॉप पर जो ऑप्शन मौजूद होगी वो न्यू की होगी, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। सेलेक्ट द ब्लैंक डॉक्यूमेंट विच इज़ बिलो अवेलेबल टेम्पलेट। और वो जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो है वो सामने अपेयर हो जाएगी, जहाँ पे आप कुछ भी लिखना चाहें तो बड़ी आसानी से उसे सेव कर सकते हैं। लास्ट में इसका पॉइंट है क्लिक क्रिएट। जैसे ही आप उसे क्लिक करेंगे तो ये क्रिएट होना शुरू हो जाएगी, जो भी चीज़ें आप इस पर लिखना चाहें। तो ये एक तरीक़ेकार है न्यू डॉक्यूमेंट को बनाने का। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। हाईलाइट द स्टेप्स फॉर ओपनिंग अ डॉक्यूमेंट इन अ वर्ड। कैसे किसी भी डॉक्यूमेंट को जो है वो हाईलाइट किया जा सकता है, ओपन किया जा सकता है। हाईलाइट द स्टेप्स फॉर द ओपनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को हाईलाइट करके ओपन कैसे किया जा सकता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर रहते हुए, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो तरीक़ेकार ये है कि क्लिक द फाइल टैब, उसी तरीके से फाइल के ऊपर क्लिक करना होगा। उसमें जो सेकंड ऑप्शन आती है न्यू के बाद वो ओपन होती है। ओपन के ऊपर क्लिक करेंगे और एक छोटी सी विंडो जो है अपेयर हो जाएगी। वहाँ पे मुख्तलिफ नाम आ रहे होंगे। जिस आप एप्लीकेशन को, जिस फाइल को आप ओपन करना चाहते हैं उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, एक दफ़ा उसे सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद नीचे बटन ओपन का मौजूद होगा। जैसे उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा, यानी वो सारा डॉक्यूमेंट जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो पे जो है वो अपेयर हो जाएगा। सेलेक्ट द डॉक्यूमेंट एंड क्लिक ओपन, यानी उस डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के बाद ओपन के बटन को जैसे क्लिक करेंगे तो वो सामने अपेयर
हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 10 है लिस्ट द स्टेप्स टू सेव द डॉक्यूमेंट इन अ वर्ड, कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर रहते हुए आप डॉक्यूमेंट को कैसे सेव करते हैं। ये डे 2 का हमारा लास्ट जो है वो क्वेश्चन है। इसका तरीक़ेकार ये है कि आप कोई डॉक्यूमेंट जो है वो सारा लिखें, बनाएं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर रहते हुए, न्यू का बटन दबाने के बाद फिर उसके बाद क्या करें, क्लिक फाइल टैब, फाइल पे चले जाएं, वही रिबन वाले एरिया में फाइल के ऊपर क्लिक करें, क्लिक द सेव एज़ करें या सेव करें, आपकी मर्ज़ी है, सेव एज़ करें या सेव करें, उसे क्लिक करें तो सेलेक्ट द फोल्डर वेयर द डॉक्यूमेंट इज़ टू बी सेव। तो वो आपसे पूछेगा कि आप इस डॉक्यूमेंट को कहाँ सेव करना चाहते हैं। मुख्तलिफ ड्राइव्स मौजूद होंगी, आप इसको जो है वो सी ड्राइव में करना चाहते हैं, डी में करना चाहते हैं, किसी और ड्राइव में करना चाहते हैं, किसी और फोल्डर में करना चाहते हैं, डेस्कटॉप पर करना चाहते हैं, तो ये आपको उसका पाथ देना होगा, आपको बताना होगा कि यहाँ करना है। और फिर आपको फाइल नेम भी जो है उस डॉक्यूमेंट का लिखना होगा, गिव अ फाइल नेम टू योर डॉक्यूमेंट। और फाइल नेम लिखने के बाद आप उस पाथ के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो उस नाम के साथ वो फाइल जो है वो सेव हो जाएगी, यानी क्लिक द सेव और सेव का बटन आप दबा दें तो वो सेव हो जाएगी। यहाँ पे आपका थर्ड HOD का डे 2 जो है वो कंप्लीट हो गया। चलते हैं दूसरे दिन के सबक की तरफ। जी, मारूजी सवालात, दर्जे सवालात के मुख्तसर जवाब तैयार करें। हिजरत से क्या मुराद है? जवाब, अल्लाह ताला की रज़ा और उसके रसूल के रज़ा के लिए अपना घर बार और माल और असबाब छोड़कर अल्लाह और उसकी रसूल के रज़ा के लिए घर, माल और असबाब छोड़कर एक जगह से दूसरी जगह चले जाना हिजरत कहलाता है। तो मालूम ये हुआ कि अगर अल्लाह और उसके रसूल के रज़ा न हो और एक जगह से हम दूसरी जगह चले जाएं तो वो उसका इतलाक़ हिजरत के ऊपर नहीं होगा। वैसे लुग़वी एतबार से तो वह हिजरत होगी, लेकिन शरई और इस्तिलाही एतबार से वो हिजरत का इतलाक़ उसके ऊपर नहीं होगा। क्या हिजरत करना जायज़ है? जी, अगर किसी जगह जालिम लोग हों तो वहाँ से हिजरत करना जायज़ है। मुहाजिरीन और अंसार किसे कहते हैं? मुहाजिरीन वो लोग जो मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा आए, और अंसार वो लोग जो मदीना में रहते थे। सवाल, सच्चे मोमिन कौन लोग हैं? जवाब, मुहाजिरीन और अंसार सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम सच्चे मोमिन हैं। हिजरत मदीना क्यों करना पड़ी? जवाब, मक्का मुकरमा में काफिर मुसलमानों पर जुल्म और सितम क्या करते थे, इसलिए मुसलमान मक्का छोड़कर मदीना चले आए। सवाल, ग़ज़वा बदर में काफिर कैदियों के साथ क्या सलूक किया गया? जवाब, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के राय के मुताबिक। किसके राय के मुताबिक? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के राय के मुताबिक कैदियों से फ़िदिया लेकर उनको आज़ाद किया गया। फ़िदिया उस वक्त एक जुर्माना उनके ऊपर आयद किया गया था, उसको फ़िदिया कहा गया है। सवाल, हर सवाल के दिए हुए 4 मुमकिन जवाबात में से दुरुस्त जवाब के ऊपर सर्कल लगाएं। काफिरों का सामान तिजारत लेकर मुल्क शाम गया था अबू सुफियान। मदीना मुनव्वरा का पूरा नाम था यसरब। सच्चे मोमिन हैं मुहाजिरीन और अंसार।